गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। सो आज हम सितंबर 2013 का होम साइंस पेपर 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पेपर 2 का ही, और जैसे पहले तो आपका अब तो क्या होता है, सिर्फ एक पेपर 1 होता है आपका और एक आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है आपका जो जर्नल होता है, एंड ऑन द अदर हैंड पेपर 2 आप लोगों का अपने सब्जेक्ट का होता है, दैट इज़ योर होम साइंस। सो पहले इस तरह से पेपर 1, पेपर 2 एज वेल एज पेपर 3 होते थे, तो उसका ही पेपर 2 करने जा रहे हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और इसी को ही आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन। सो सबसे पहले तो यही है कि हमें पता होना चाहिए मतलब कि होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो होमोजेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिड्यूसिंग द साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, दैट इज द क्रीम दैट राइजेस टू द टॉप ऑफ द ग्लास और बॉटल। सो वॉट इट सेज कि होमोजेनाइजेशन प्रोसेस क्या है। अगर हम मिल्क की बात करते हैं, सो इट रिड्यूस द साइज ऑफ फैट। अगर हमें इसकी डेफिनेशन पता होगी, सो बट नेचुरल है कि हम इसको आंसर को भी सही से ऑप्ट कर पाएंगे। सो इसीलिए हम यहाँ पर आपसे लिखवा रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि ये रिड्यूस कर देता है फैट ग्लोब्यूल्स का साइज, ताकि वो क्या कर सके, वो डिस्पर्स हो सके इवन थ्रू आउट द मिल्क में प्रॉपरली डिस्पर्स हो सके। So options are to destroy pathogens, to disperse fat molecules, to enhance nutritive quality, or to help making cheese. So by this process we know that the correct answer for our question is B, that is to disperse the fat molecules. Number 2 is iron and folic acid requirement for a pregnant woman are. So ये 2013 का क्वेश्चन है। सो 2013 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होगा कि जब 2013 था, जैसे अभी लास्ट ही हमें 20 जो RDA है तब फॉलो होता था 2010 वाला। सो अकॉर्डिंग टू 2010 आवर आंसर इज D, दैट इज 38 mgm and 400 μg/m per day. So this one is a folic acid is a part of the vitamin B complex of vitamins. So it is vital for red blood cells. ये किसके लिए important है? रेड ब्लड सेल्स के लिए। और आपने देखा होगा वुमेन्स दोज आर प्रेग्नेंट, उनको ये दिया जाता है फॉर, ताकि उनको क्या ना हो सके, एनीमिया ना हो सके, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following food delivery system is used for hospital inpatients. So hospital inpatients के लिए कौन सा डिलीवरी सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है? So we have 4 options, that is decentralized system, buffet, scramble and centralized system. So for this particular we need to know about each and every option here. तो decentralized system क्या होता है? ये एक फूड प्रोडक्ट का ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक बल्क लोकेशन के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, पूरा का पूरा जो फूड है उसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, एंड उसको फिर क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? पेशेंट्स को नियर द साइट्स। देन व्हाट इज बफेट? बफेट आप लोगों को पता है, इट इज़ अ मील सर्विंग सिस्टम वेयर पैटर्न सर्व देमसेल्फ, खुद सर्व करते हैं। सो ये भी क्या है, मील सर्विंग का एक सिस्टम है, मील सर्विंग सिस्टम, जहाँ पर खुद हमें क्या करना होता है, सर्व करना होता है, सर्व ओन। देन वी हैव नेक्स्ट स्क्रैम्बल मेथड। इन स्क्रैम्बल मेथड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैफेटेरिया स्टाइल। सो ये कैफेटेरिया स्टाइल सिस्टम है, सर्विस है, ठीक है, जहाँ पर ट्रेडिशनल स्टाइल में फूड को दिया जाता है। एंड 4th इज सेंट्रलाइज सिस्टम, यहाँ पर इंडिविजुअल पेशेंट्स को दिया जाता है, यहाँ पर इंडिविजुअल पेशेंट्स को दिया जाता है। सो किस तरह से दिया जाता है इसको? ट्रेज के अंदर। क्या दिया जाता है? ट्रेज के अंदर। और यहीं पर आपने मील्स ऑन व्हील्स भी सुना होगा, या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर आपका कौन सा सिस्टम होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4th, that is centralized method. Next question number 4th is which of the following is not a design repeat? Design repeat है क्या?
सो सबसे पहले हमें डिज़ाइन रिपीट का मतलब पता होना चाहिए। जब हमें कोई भी मोटिव बनाना हो, व्हेन वी नीड टू ऑब्टेन मोटिव, तो मोटिव को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन ले लेते हैं और उसको बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं विदाउट इट्स बाउंड्रीज। ना ही तो हम इसको ब्रेक करते हैं, ना कोई बाउंड्री करते, इरेगुलर या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे हम उसको क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर आपको हेडलाइंस देना चाहूँ कि हमारे टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली, सो यू कैन राइट इट डाउन। वी हैव ब्लॉक रिपीट, वी हैव ऑफसेट रिपीट, ओके। ऑफसेट के अंदर ही आपको मिलेगा ब्रिक, हाफ ब्रिक, या फिर यहीं पर ही हमारा क्या आ जाता है, ड्रॉप या हाफ ड्रॉप, ठीक है। देन वी हैव मिरर, मिरर रिपीट, देन वी हैव डायमंड रिपीट, एंड वी हैव सैटिन रिपीट। सो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, दीज ऑल आर रिपीट। सो हाफ ड्रॉप, मिरर, हेडल, हेल्ड एंड सैटिन, वी हैव आंसर दैट इज हेल्ड। सो हेल्ड यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल यार्न, यहाँ पर सिंपल यार्न कौन सा नहीं है। सो एक बहुत ही सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट आपको तरीका मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात, टू मेक अ यार्न, आपको इसको समझने के लिए एक डायग्राम को ड्रॉ करके आप समझ सकते हैं। सो अगर ये स्ट्रैंड है, सो दिस इज़ योर सिंगल, दिस इज़ योर सिंगल। सो नेक्स्ट दिस वन, अगर आपने दो सिंगल्स को कंपाइल कर दिया हो, ये हमारे दो सिंगल्स यहाँ पर कंपाइल हो गए हैं लाइक दिस, सो इसको क्या बोलते हैं हम, प्लाई। ऑन द अदर हैंड, अब ये हमारा क्या है, दो प्लाईज जब हमने यहाँ पर मिला देनी है, व्हेन आई नीड टू, अब ये हमने सबसे पहले क्या बनाया, यहाँ पर सिंगल बनाया देखिए, और ये हमने प्लाई बना लिया। अब इस प्लाई से ही मैं क्या बना रही हूँ, एक कॉर्ड बना रही हूँ, जैसी। सो दिस इज कॉर्ड। सो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका सिंगल था, देन ये आपका प्लाई था, और ये आपका कॉर्ड बना। सो नॉट अ सिंपल यार्न। हमारे सिंपल यार्न के अंदर, या जिसको हम बेसिक यार्न बोलते हैं, उसके अंदर तीन टर्म्स आती है, तीन तरीके आते हैं। सो टेक्सचर्ड यार्न इज द आंसर, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है हमसे, नॉट पूछा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज। सो इंट्रिंसिक वैल्यू को हम काफ़ी सारे नाम से जानते हैं। वी कैन राइट दैट इज टर्मिनल वैल्यू, हम टर्मिनल वैल्यू से इसको जानते हैं। असेंशियल वैल्यू, जो असेंशियल होती है उससे हम इसको जानते हैं। देन प्रिंसिपल वैल्यू, मेन इम्पॉर्टेंट वैल्यू हो गई हमारी। और अल्टीमेट इम्पॉर्टेंस, इसमें क्या है, अल्टीमेट हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं, क्लासिकल, असेंशियल, या ऑल ऑफ द अबव। सो फर्स्टली इट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये हमारी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। और इसके अंदर क्या चीज़ होता है, ये सबसे पहली बात तो दी किसने थी, गिवन बाय कौन था, सो गिवन बाय B.F. स्किनर। ये वाला जो आपका गाइस क्वेश्चन है, ये आपका पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों के लिए है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर उन्होंने क्या दिया था, फॉर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, एंड पनिशमेंट का उन्होंने बताया था कि किस तरह से हमें बच्चे के या किसी के भी बिहेवियर को क्या कर सकते हैं हम, वी कैन चेंज इट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव इनफॉर्मल एजुकेशन इज ऑल्सो ऑफन टर्म एज। इनफॉर्मल एजुकेशन, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इनफॉर्मल बोला है इन्होंने,
सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इन सब के मतलब क्या है, इंसिडेंटल क्या है, नॉन फॉर्मल क्या है, लाइफ लॉन्ग या कॉन्टिन्यूस एजुकेशन क्या है। सो इनफॉर्मल एजुकेशन को सबसे पहली बात तो हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल एजुकेशन, इंसिडेंटल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि या तो ये हमारी लाइफ के अंदर अकर करती है हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे आउटसाइड द फॉर्मल स्ट्रक्चर, वी कैन ऑल्सो से आउटसाइड द फॉर्मल स्ट्रक्चर, हमारे फॉर्मल स्ट्रक्चर से अलग, फॉर्मल स्ट्रक्चर हमारे फॉर्मल स्ट्रक्चर से अलग ये बनता है, ठीक है। और क्या चीज़ होती है, ये तो हमारी होगी इनफॉर्मल या एजुकेशनल या इंसिडेंटल। नाउ व्हाट इज आर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपकी कौन सी एजुकेशन होती है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू एनी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग इनिशिएटिव दैट टेक प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन, दैट टेक प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए आप कहेंगे कि ये दोनों बातें तो हमारी बिल्कुल सेम है, टेक आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन एंड आउटसाइड द फॉर्मल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, दैट अकर थ्रू आउट लाइफ। इंसिडेंटल क्या, हमारी किसी ना किसी वजह से, है ना। इनफॉर्मल एजुकेशन तो किसी भी वजह से टेक फॉर्म करती है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, एक्सपीरियंस हो, वी कैन से ऑल्सो एक्सपीरियंस से हमें मिलती है, ठीक है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको बना भी सकता है। और ये हमारी बेसिकली नॉन फॉर्मल जो होती है वो हमारी कहाँ से हो गई, घर से हो गई, ठीक है। देन लाइफ लॉन्ग एजुकेशन हमारी क्या है, लाइफ लॉन्ग मतलब लर्निंग जो हमारी चाहे तो फॉर्मल से मिल सकती है, चाहे हमारी इनफॉर्मल से मिल सकती है, या फिर हम कह सकते हैं नॉन फॉर्मल से मिल सकती है। सो बाय एनी काइंड, जो ज़िंदगी भर हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ चलती रहती है उसको हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी हमारी क्या है, लगातार चलती रहेगी जो एजुकेशन। फिर एक होती है हमारी इनविजिबल एजुकेशन, दैट इज़ जो हमें नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे हम अपने प्रोसेस में चलते रहते हैं, काम में चलते रहते हैं, वैसे वैसे हम गेन करते रहते हैं। So here the correct answer is A, that is incidental education. Then epidoscope is also known as overhead projector, opaque projector, indirect projector or slide projector. So it is also known as basically opaque projector. ये हमारा opaque projector के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम एपिडियोस्कोप भी बोलते हैं, या फिर इसको एपिस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। सो कोई भी नाम यहाँ पर आपका आ सकता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इट इज़ अ डिवाइस जो क्या काम करता है, जो डिस्प्ले करता है, विच डिस्प्लेज, क्या डिस्प्ले करता है, ओपेक मटेरियल को। हमारे जो भी ओपेक होता है ना, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, सपोज कीजिए आपका वॉल हो गई, ठीक है, तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते, तो वो हमारा ओपेक हो गया। सो ओपेक मटेरियल के आर पार हम नहीं देख सकते, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो अगर हम इसमें लैंप के थ्रू लाइटनेस देते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या हो जाता है, डिस्प्ले करता है ओपेक मटेरियल को बाय शाइनिंग अ ब्राइट लैम्प ऑन टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबव, ठीक है, फ्रॉम अबव। सो ये हमारा क्या हो गया, ओपेक प्रोजेक्टर। देन अ वेरी रेगुलर क्वेश्चन, दैट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट, न्यूमेरिकल नहीं है। सो यहाँ पर 4 तरह की मेजरमेंट होती है, दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। सो क्या होती हैं, लेट्स सी। नॉमिनल हमारी क्या बताती है, हमें क्लासेस, डाटा ऑफ क्लासेस जस्टिफाई करती है। ये हमें मोर और लेस करता है। यहीं पर इसी चीज़ से आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। ये आपका इंटरवल्स को शो करता है और रेशो आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो को, ठीक है। इसी के अंदर जो नॉमिनल है वो हमारे मोड को जस्टिफाई करता है, ये हमारे मोड और मीडियन को जस्टिफाई करता है, और ये हमारे मीन, मोड और
मीडियन को जस्टिफाई करता है, दोनों ही। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कैसे भी नहीं पता चलता, इसमें हमें रेंज का पता चल जाता है, बिकॉज मोर और लेस, तो एक रेंज पता चल गई, और इंटरवल में हमें रेंज भी पता चलती है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चलता है। ऑन द अदर हैंड रेशो के अंदर सबके साथ हमें कोफिशिएंट भी पता चलता है ऑफ वेरिएशन। सो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि न्यूमेरिकल मेजरमेंट में कौन सा में न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं है। सो क्लासेस के अंदर न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं होती, दैट इज़ आर नॉमिनल स्केल। देन we have which of the following are toxic constituents in pulses। pulses के अंदर कौन कौन से हमारे टॉक्सिक चीज़ें होती हैं। सो हम पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं सारे के सारे नेम्स। दैट इज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं टिप्सिन इनहिबिटर, इनहिबिटर्स। यहाँ पर मैं टॉक्सिक नाम लिखवा रही हूँ, यू कैन राइट ऑल। देन वी हैव lethyrogens, then we have hemaglutins, fourth we have cyanogenic glycosides, fifth we have saponins, and last sixth we have goitrogen। सो ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारे पल्सेस के अंदर पाए जाते हैं। सो सबसे पहला आपका ट्राइस्पिन इनहिबिटर आ गया। देन वी हैव हेमाग्लूटिन्स एंड लास्ट वी हैव लेथायरोजन। सो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, लेट्स सी फर्स्ट, third or fifth. So we have our answer number first, A. Now which of the following microorganism cause foodborne intoxication? foodborne intoxication कौन कौन से यहाँ पर करते हैं? So we can write the name for the above. Let's see, यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं। We have Bacillus cereus, we have botulism, we have hepatitis A, then Shigella। यहाँ पर मैं सारे नाम आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ so that it will be easier for you to focus on other questions also। आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ें होती हैं और आप उसको लिख लोगे, जिससे आपको कोई और क्वेश्चन हो तो वो सॉल्व करने में इजी हो। बिकॉज हमेशा मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आपको क्या याद रखना है, द एलिमिनेशन मेथड। अगर एलिमिनेशन मेथड आप अच्छे से याद कर लोगे देन इट इज़ वेरी मच ईजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। सो हियर वी हैव लेट्स सी, एक है हमारे पास दिस वन, दिस क्लेस्ट्रिडियम botulinum, and then then we have one more, that is Staphylococcus aureus. So first and third, so this one is our answer। Next question, which of the following tools are used in personal management? So personal management में menu tally, job description, प्रोडक्ट शेड्यूल, वर्क शेड्यूल या फिर बजट, किस चीज़ को हम यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब हमें पता होना चाहिए कि मेन्यू टेलिंग क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, और बात ये क्या कर रहे हैं, बेसिक बात ये क्या कर रहे हैं आपके पर्सनल की। सो फॉर पर्सनल मैनेजमेंट के लिए हमें क्या होना चाहिए, अब मेरी पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, मेरी जॉब से रिलेटेड। सो जॉब डिस्क्रिप्शन as well as मेरा ही work schedule, correct? So B is the correct answer। Sustainable fashion include, sustainable आपका फैशन क्या बोलता है आपको, इको फ्रेंडली फैशन। इको फ्रेंडली फैशन आपका क्या होता है, सस्टेनेबल फैशन होता है।
सो हियर ये एक ऐसी मूवमेंट होती है और प्रोसेस होता है फोस्टरिंग चेंज टू फैशन प्रोडक्ट, जो हमारा क्या कहते हैं इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को बढ़ाता है सोशल जस्टिस के साथ। सो मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैंने आपको बोला, इको फ्रेंडली मैंने बोला, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल। सो दिस वन इज करेक्ट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट्स सी फर्स्ट किस में, इनमें है। सो वी नीड टू एलिमिनेट इट। मैं आप लोगों को साथ के साथ एलिमिनेशन मेथड भी समझा रही हूँ, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट टू द आंसर स्ट्रेट इन नो टाइम। अब क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो हो गया, सो सेकेंड हमारा कट हो गया। नाउ सोशली रिस्पॉन्सिबल मेथड। अच्छा सब उसके बाद क्या आता है, हम पढ़ेंगे सारों को। फास्ट चेंजिंग फैशन एंड प्रोडक्ट्स दैट कुड लास्ट मल्टीपल सीजन, दैट्स ऑल्सो ट्रू। हम वही तो इको फ्रेंडली है, मतलब बहुत सालों तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फोर्थ इज ऑल्सो राइट, सो हियर वी हैव फोर्थ, वी नीड टू एलिमिनेट द फर्स्ट। अब अगर वो फास्ट चेंजिंग फैशन होगा, जल्दी जल्दी बदल रहा होगा, तो वो सीजन्स तक कैसे रुकेगा। सो दैट मीन्स ये तो हमारा होना ही नहीं चाहिए, मतलब थर्ड सेकेंड इज इंक्लूडेड, सो दिस वन इज सेकेंड, वी नीड टू एलिमिनेट इट एंड वी गॉट द आंसर दैट इज फोर्थ, करेक्ट। सो ये आपका एलिमिनेशन मेथड है, इसमें आप नो टाइम कर सकते हैं यार अच्छे से। Now we have question, which of the following fabrics known for their strength, strength के लिए कौन से यूज किए जाते हैं। सो कौन से पक्के स्ट्रेंथ। अब आप लोगों को पता है, आप लोग जीन्स पहनते हैं, ईयर्स गुजर जाते हैं और आप डेनिम को वियर करके रखते हैं। सो फर्स्ट इज द डेनिम, सो जस्ट एलिमिनेट अदर देन डेनिम। सो दिस इज एलिमिनेशन मेथड। आप लोग चार ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। What you need to do, you need to now get the answer from the other two options itself. So now we have second and fourth, मतलब ये तो हमारा कट हो ही गया। So मलमल we know it is not a strong fabric than the K cement fabric. So the other answer is our K cement. So answer is denim as well as K cement. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रेट क्वेश्चन एंड रेगुलर क्वेश्चन ऑन एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के अकॉर्डिंग वी गॉट सम ऑफ द क्वेश्चंस। सो वी नीड टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन फर्स्ट। लाइन, शेप विच इज ऑल्सो नोन एज फॉर्म, देन कलर, टेक्सचर एज वेल एज योर स्पेस। सो we got first line, form, texture and color. so एक विजन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। so we have first, third, we have first, यहाँ पर first नहीं है तो पहले eliminate, then third, we have third, if do not then eliminate it, then fifth, we have fifth and we have fourth. so the correct answer is your C. हार्मोनल चेंज आर एसोसिएटेड विद, हार्मोन्स का जो बदलाव होता है वो किसके साथ हमारे यहाँ पर चलता है। सो आपको पता है कि हार्मोन्स का चेंज आपका क्या होता है, बिहेवियर के अंदर अगर कोई भी बदलाव आता है, चेंज आता है, सो वो हमारे हार्मोन्स के अंदर भी बदलाव करता है। सो चाहे आपका एग्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, रिग्रेशन हो या डिप्रेशन हो, हर एक चीज़ क्या करता है, ऑल आर करेक्ट एंड एवरीथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हार्मोनल चेंज। होम साइंस एट अंडर ग्रेजुएट लेवल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, सबसे पहले हमारी कहाँ पर हुई थी। सो यू कैन राइट लेडी इरविन कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज के अंदर हुई थी, दैट इज इन दिल्ली। सो ये हुई थी 1932 में। देन सेकेंड वी हैव क्वीन मेरी कॉलेज, दैट इज बेसिकली इन चेन्नई। ये कब हुई थी, 1938 में। देन वी हैव, फर्स्टली दे आस्क अबाउट टू बट आई एम टेलिंग यू द अदर वन ऑल्सो। सो वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज, that is also in Chennai. So it is in 1942.
So first two is this and this. So Lady Irwin as well as Queen, first and fourth. So this one is the correct answer. In 19th question, they are asking about presentation type visual. Visual means that it must be clear, concise and of high quality. Which is, हम उसको क्या कर सकते हैं, वीडियो इज क्या, हम उसको ऑडिबल करें नहीं करें बट विजुअल होना चाहिए, विजुअल इफेक्ट आना चाहिए. सो इन पैम्फलेट, स्लाइड्स, फ्लैश कार्ड एंड बुलेटिन बोर्ड we can use graph, we can use charts, we can use slides, we can use pictures, images, as well as your flash card. So we have third and second and the correct answer. Now 20th question, a negative skewed distribution has following characteristics. तो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बनानी आनी चाहिए अपनी. सो यहाँ पर जो हमारी नेगेटिव स्क्यूड होती है वो कुछ इस तरह से बनी हुई होती है आपकी. करेक्ट. ये देखिए आप यहाँ पर बना भी सकते हैं. सो दिस वन इज आवर मीन, दिस इज आवर मीडियन एंड अदर इज आर मोड. सो ये मीन है, ये मीडियन है, ये मोड है. सो मोर वैल्यूज आर प्लॉटेड ऑन द राइट साइड. जब राइट साइड पे हमारी ज़्यादा प्लॉट हो तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर लॉन्ग बनती है, लेफ्ट साइड पे. सो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रूड टू लेफ्ट साइड इज राइट. एंड यहाँ पर मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, येस इट इज. Median is lesser than mean, no it is not. So first and third are the correct answer. So C is okay, C is correct answer. Question number 21 is assertion and reason. So we have vegetable rich in tannin turns brown on cutting. So is it true or false? So हमें ये पता है कि हमारा जब एक्शन होता है एंजाइम्स का तो वो पॉलीफिनोल्स रिएक्ट करते हैं. वी कैन राइट दैट पॉलीफिनोल्स रिएक्ट करते हैं हमारे विद ऑक्सीजन. ठीक है. और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एयर इटसेल्फ एंड गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म, गेट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, क्विनिन्स. ठीक है. अब ये जो क्विनिन्स हैं ये एक रिएक्शन के थ्रू जाते हैं, फर्दर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है जिसके रिजल्ट में ये क्या हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं. ठीक है. सो जिसको हम क्या बोलते हैं, टैनिन, ब्राउन कलर टैनिन्स. सो यस इट इज ट्रू. अब जब ये ट्रू हो गया तो हमें ए को फॉल्स है तो वो कट कर देना है. ट्रू है ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, इसको कट कर देंगे. सो अगेन हैव द एलिमिनेशन मेथड ऑफ व्हाट, दिस इज ड्यू टू मिलियार्ड रिएक्शन. इसमें आपको मिलियार्ड रिएक्शन पता होना चाहिए. सो मिलियार्ड रिएक्शन क्या है, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपका अमाइनो एसिड्स और आपके एंड रिड्यूसिंग शुगर इनके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन चलता है. सो इट इज नॉट रिलेट विद दिस, सो इट इज फॉल्स. सो आवर करेक्ट आंसर इज सी. 22nd question, that is consumption of plenty of fruits and vegetable protect individual from degeneration of change in the body. So अगर हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमारी बॉडी कैसी रहती है. सो आपकी बॉडी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, ब्लड प्रेशर और इन सब चीज़ों से क्या रहती है, क्योर रहती है, ठीक रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इस चीज़ में. ठीक है. सो इट इज ट्रू. अगेन assertion is your true, so just mark the true one and eliminate the wrong ones. The antioxidant present of fruits and vegetable help in removal of free radicals. So yes, they prevent some of the damage caused by free radicals by neutralizing them. क्या कर देते हैं, neutralize कर देते हैं. So yes, it is also
true. So we have both as true. Next question, on menu pattern is a choice of the type of food to be served. अब menu pattern क्या होता है? आपने menu planning सुनी है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं menu के pattern की. So menu pattern हमारा क्या होता है? It is some outline of the food. हमारी food की outline की ये बात कर रहे हैं items की, जिसको हमने हर meal के लिए देना है. Correct? So yes, it is true. So now again eliminate the false one. This is true. Eliminate the false one. Correct. It is placed in printed form on dining table. अब देखो ये हमारा जो है मेन्यू होता है, यहाँ पर मेन्यू पैटर्न अलग है और मेन्यू अलग है. मेन्यू होता है जो प्रिंटेड टेबल के ऊपर होता है, नॉट मेन्यू पैटर्न. सो इट इज फॉल्स. So correct answer is B. Vinegar should be added in the last rinse while laundering silk. सिल्क को लॉन्ड्री करते हुए विनेगर को हमें आखिरी में ऐड करना चाहिए. So it is true or false? Let's see. And also it contributes to the crispiness and shine of silk. हम क्यों करते हैं? ताकि सिल्क के अंदर शाइन और क्रिस्पीनेस बनी रहे. So both these terms are true firstly. So यहाँ पर C will be the answer. कैसे? जब हम inexpensive distilled white vinegar को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है? एक तो whiten होता है, एक brighten होता है, एक reduce करता है उसके order को, और soft करता है without using harsh chemical. So that's why it is correct. Next question, last question for today is that is टेरी क्लॉथ हैज़ गुड एब्जॉर्प्शन पावर. टेरी क्लॉथ हमारा क्या होता है? क्या उसको गुड एब्जॉर्प्शन पावर होती है? सो टेरी क्लॉथ को हम टेरी टावलिंग भी बोलते हैं. एंड वी नो इट इज़ 100% कॉटन. तो जब 100% कॉटन होगी सो दैट मीन्स इट इज़ हाई एब्जॉर्प्शन. उसके अंदर हाई एब्जॉर्प्शन पावर तो होगी ही होगी. सो दैट मीन्स इट इज़ ट्रू. सो यहाँ पर हम करेक्ट वालों को रख लेंगे और इनकरेक्ट को कट कर देंगे. इट इज़ कट पाइल. अब हमारा ये चीज़ एक तो होती है कट पाइल और एक होती है अनकट पाइल. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? आपने टावल्स देखे हैं तो उस पर क्या बनते हैं? लूप बनती है. ठीक है, तो ये हमारी लूप पाइल की होती है और कट पाइल की हमारी वेलवेट होती है. सो दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स. So we have B as the correct answer. Correct. So ये आपके 25 क्वेश्चंस हैं 2013 के पेपर 2 के. कल हम अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपका ये वाला पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा. सो होपफुली आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ के साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं. सो बी सेफ, take care, have a nice time, have a nice day.